Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Enforcement Directorate. तो हम जानेंगे Enforcement Directorate व ED के बारे में. The origin of this directorate goes back to 1st May 1956 when an enforcement unit was formed in the Department of Economic Affairs for handling exchange control law violation अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947. जो ओरिजिन है इस डायरेक्टरेट का वो आपका 1 मई 1956 के समय का है, जब एक इन्फोर्समेंट यूनिट को बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत, ताकि वो हैंडल कर सके एक्सचेंज कंट्रोल लॉ के वायलेशन को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के माध्यम से. इन द ईयर 1957 दिस यूनिट वाज रीनेम्ड एट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और 1957 के समय पे इस यूनिट का नाम बदल के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया. प्रेजेंटली इट इज पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. आज क्या है, ये आपका पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का. द ऑर्गेनाइजेशन इज मैंडेटेड विद द टास्क ऑफ इन्फोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ टू स्पेशल फिस्कल लॉ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको मैंडेटरी दिया गया है काम कि ये इन्फोर्स करेगा जो प्रोविजन है दो स्पेशल फिस्कल लॉ का. तो वो दो स्पेशल फिस्कल लॉ कौन कौन सा है, एक आपका फेमा एक्ट है 1999 का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और दूसरा आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. कंपोजिशन इसका क्या है, इसमें डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता है पर्सनल को. उसके अलावा जो डायरेक्टरेट होते हैं अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, जैसे कि कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस एक्सेट्रा, ये सब भी रहते हैं डेपुटेशन बेसिस में. जो अदर फंक्शन ये परफॉर्म करता है, तो ये प्रोसेस करता है जो केस होता है फ्यूगिटिव्स का भारत से अंडर फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 के माध्यम से. स्पॉन्सर करता है केसेस को प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974 जो कि कॉन्ट्रावेंट कर रहा हो फेमा एक्ट के साथ. स्पेशल कोर्ट की बात बताई गई है इसमें, तो हम उसको भी समझेंगे. तो ट्रायल करने के लिए जो ऑफेंस पनिशेबल होगा सेक्शन 4 के अंतर्गत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसल्टेशन के साथ चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट के डेजिग्नेट किया है एक व एक से अधिक सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट के तौर पे. ये जो कोर्ट है इसको पीएमएलए कोर्ट कहा गया है. कोई भी जो अपील है इस ऑर्डर जो कि दिया गया है पीएमएलए कोर्ट के द्वारा, उसको फाइल किया जा सकता है हाईकोर्ट में जुरिस्डिक्शन के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्बन डे एक्ट. तो हम जानेंगे टर्बन डे एक्ट के बारे में. मनीटोबा इन कनाडा हैज इनेक्टेड द टर्बन डे एक्ट. जो मनीटोबा है कनाडा का, उन्होंने इनेक्ट किया है टर्बन डे एक्ट को. एज पर दिस एक्ट अप्रैल 13 एवरी ईयर विल नाउ बी सेलिब्रेटेड एज टर्बन डे अक्रॉस द प्रोविंस. इस एक्ट के अनुसार अप्रैल 13 जो है उसको हर एक साल सेलिब्रेट किया जाएगा टर्बन डे के तौर पर पूरे प्रोविंस में. Manitoba felt it was necessary to have a day that officially recognized the turban as a part of Canada diversity and multiculturalism. मैनिटोबा को महसूस हुआ कि ये जरूरी है कि एक दिन ऐसा होना चाहिए जब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जा सके टर्बन को कि वो पार्ट है कनाडा के डाइवर्सिटी और मल्टीकल्चरलिज्म का. वाई वाज अप्रैल 13 चूजन, क्यों अप्रैल 13 को ही चूज किया गया. द डे ऑफ वैशाखी और वैशाखी विच यूजुअली फॉल्स ऑन अप्रैल 13 और 14 ईच ईयर कॉमरेड द बर्थ ऑफ खालसा पंथ. It was this day in 1699 that the 10th Guru, Guru Gobind Singh, has laid the foundation of Khalsa Path at Anandpur Sahib among the follower. जो डे है वैशाखी का, जो कि यूजुअली आपका अप्रैल के मंथ में 13 या 14 को पड़ता है हर एक साल, कॉमरेड किया जाता है इस दिन बर्थ को खालसा पंथ का. इसी दिन 1699 में जो 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने नींव रखा था खालसा पंथ का आनंदपुर साहिब में अपने फॉलोअर्स के साथ. बैसाखी इज ऑब्जर्व एज ए मेजर फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ खालसा पंथ. अब बैसाखी को ऑब्जर्व किया जाता है एक मेजर फेस्टिवल के तौर पर जो सेलिब्रेट करते हैं बर्थ को खालसा पंथ का. इसी कारण अप्रैल 13 को चूज किया गया है टर्बन डे एक्ट के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एएसआई एक्ट टू बी मेड मोर फ्लेक्सिबल. तो जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट है इसको और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा. तो हम जानेंगे ऐसा क्यों कहा गया, ये न्यूज में क्यों आया, ये एक्ट में है क्या. तो यूनियन कल्चर मिनिस्टर said the Archaeological Survey of India was working on an amendment to make the law that provides the preservation of monument and archaeological site more flexible and people friendly. तो यूनियन कल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है अमेंडमेंट के ऊपर, ताकि जो लॉ है उसको और ज्यादा प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट को लेकर इसको और ज्यादा फ्लेक्सिबल और पीपल फ्रेंडली बनाया जा सके. तो ये न्यूज में क्यों आया. ASI is working to amend Ancient Monument and Archaeological Site and Remains Act 1958. ASI काम कर रहा है ताकि वो amend कर सके Ancient Monument and Archaeological Site and Remains Act 1958 को. It particularly seek to change the current 100-meter prohibited area around protected monument to site specific limit. ये पार्टिकुलरली जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं जो करंट अभी 100 मीटर का प्रोहिबिटेड एरिया का जो नियम है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को लेकर साइट स्पेसिफिक लिमिट करना इसका सोच रहे हैं. तो हम जानेंगे एएमएएसआर एक्ट के बारे में, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट के बारे में.
तो जो आपका AMASR एक्ट है ये प्रोवाइड करता है प्रिजर्वेशन को एंशिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का, आर्कियोलॉजिकल साइट का और जो रिमेन्स है नेशनल इंपॉर्टेंस का। It also provides for the regulation of archaeological excavation and for the protection of sculpture, carving and other like project. ये प्रोवाइड करता है रेगुलेशन को आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन का और प्रोटेक्शन को स्कल्पचर, कार्विंग और अदर लाइक ऑब्जेक्ट का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI ये काम करता है इसी प्रोविजन के एक्ट के अंतर्गत। The rules stipulate that area in the vicinity of the monument within 100 meter is prohibited area. और ये जो रूल है ये स्टिपुलेट कर रहा है कि जो एरिया आता है मॉन्यूमेंट के 100 मीटर के अंदर वो प्रोहिबिटेड एरिया है। द एरिया विद इन 200 मीटर ऑफ द मॉन्यूमेंट इज रेगुलेटेड कैटेगरी। एनी रिपेयर और मॉडिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग इन दिस एरिया रिक्वायर प्रायर परमिशन। और जो एरिया 200 मीटर के अंतर्गत आता है मॉन्यूमेंट के वो रेगुलेटेड कैटेगरी पे आता है। कोई भी रिपेयर या मॉडिफिकेशन का काम अगर होगा बिल्डिंग का इस एरिया पे तो उसके लिए प्रायर परमिशन लेना होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी हम जानेंगे। The ASI is an attached office of the Ministry of Culture. जो ASI है आपका वो एक अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। It was founded in 1861 by Alexander Cunningham, who has become its first Director General. और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा, जो कि इसके पहले डायरेक्टर जनरल था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कब फाउंड किया गया था किसके द्वारा। Under the provision of AMASR Act of 1958, the ASI administer more than 3,650 ancient monument, archaeological site and remains of national importance. और जो प्रोविजन है AMASR एक्ट का 1958 का, जो ASI है वो एडमिनिस्टर कर रहा है मोर देन 3,650 एंशिएंट मॉन्यूमेंट, आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स को नेशनल इंपॉर्टेंस का। ये इंक्लूड करता है सब कुछ को जिसमें टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, टॉम, सिमेरिस, प्लेस, फोर्ट, स्टेपवेल, रॉक कट केव सब आते हैं। The survey also maintain ancient mounds and other similar sites which represent the remains of ancient habitation. और ये जो सर्वे है ये मेंटेन करता है एंशियंट माउंड को, अदर सिमिलर साइट को जो रिप्रेजेंट करता है रिमेन्स को एंशियंट हैबिटेशन का। DSI is headed by Director General, who is assisted by an additional Director General, 2 Joint Director General and 17 Director. और जो ASI है इसको हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा, जिसको असिस्ट किया जाता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, 2 जॉइंट डायरेक्टर जनरल और 17 डायरेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेडलाइन फॉर फ्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री एक्सटेंडेड, नो सेंसस दिस ईयर। जो डेडलाइन है फ्रीज करने का एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका मतलब है कोई सेंसस इस साल नहीं होने वाला। तो जानेंगे हम ऐसा क्यों हुआ, फिर सेंसस को क्यों पोस्टपोन किया गया, सेंसस से रिलेटेड सारे फैक्टर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। The census exercise which was originally scheduled to take place in 2021 has been further pushed to 2023-24. जो सेंसस एक्सरसाइज था जिसको ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था कि वो आपका 2021 में होगा, उसको पुश किया गया 2023-24 के लिए। Why has census been postponed? सेंसस को क्यों पोस्टपोन किया गया? Normally before every census, states are required to provide information on changes in the number of notified district, village, towns and other administrative units such as tehsil, taluka and police station to the Registrar General of India. नॉर्मली क्या होता है हर एक सेंसस के पहले स्टेट को आवश्यकता होती है कि वो इन्फॉर्मेशन दे जो बदलाव हुआ है नंबर में, नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जैसे कि तहसील, तालुका, पुलिस स्टेशन का रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया को बताए इसके बारे में। आफ्टर दिस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया फ्रीजेस द एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री सो दैट सेंसस कैन बिगिन। इसके बाद जो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया होता है वो फ्रीज कर देता है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को ताकि जो सेंसस का काम है वो स्टार्ट हो सके। However, this time RGI had extended the deadline for freezing administrative boundary to December 31st, 2022. लेकिन इस बार क्या है रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया जो डेडलाइन था फ्रीज करने का एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को December 31st, 2022 तक के लिए। अब since census can only begin a few months after administrative boundary are frozen, the possibility of census in 2022 is ruled out. और जो सेंसस है वो तभी स्टार्ट हो सकेगा जब एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को फ्रोज कर दिया जाएगा उसके बाद ही। इस कारण जो पॉसिबिलिटी है सेंसस का 2022 पे होने का ये खत्म हो जाता है। सेंसस जो हम इसके बारे में जान ले तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं। पॉपुलेशन सेंसस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा pertaining at a specific time of all person in a country or a well defined part of country. जो पॉपुलेशन सेंसस होता है ये टोटल प्रोसेस होता है कलेक्ट करने का, कंपाइल करने का, एनालाइज करने का, डिसेमिनेट करने का डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और सोशल डाटा को, जो कि रिलेटेड होता है कि स्पेसिफिक टाइम में सारे पर्सन के लिए कंट्री के और डिफाइंड पार्ट ऑफ कंट्री के लिए। फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस के बारे में हम जान ले। इसको कंडक्ट किया गया था भारत में 1872 पे जब गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो थे। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो था जो पहला सिंक्रोनस सेंसस था इसको ब्रिटिश रूल के दौरान फरवरी 17, 1881 को कराया गया था। सी प्लाउडेन सेंसन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो थे उस समय में उनके द्वारा।
The decennial census is conducted by the Office of Registrar General and Census Commissioner, Ministry of Home Affairs. जो डेकेनियल सेंसस होता है इसको कंडक्ट किया जाता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के। Until 1951 the census organization was set up on an ad hoc basis of its census। और 1951 तक क्या था, जो सेंसस ऑर्गेनाइजेशन था इसको सेटअप किया गया था एड हॉक बेसिस में हर एक सेंसस के लिए। The population census is a union subject under Article 246 of Indian Constitution. It is listed as a serial number 69 of the 7th schedule of the Constitution. जो पॉपुलेशन सेंसस है ये एक यूनियन सब्जेक्ट है जिसके बारे में आर्टिकल 246 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बताया गया है। इसको लिस्ट किया गया है सीरियल नंबर 69 के तौर पर 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के। सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस को कंडक्ट किया जाता है जो प्रोविजन है सेंसस एक्ट 1948 का उसके अंतर्गत। इस एक्ट के अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन सेंसस का उसको कंसीडर किया जाता है कि ये कॉन्फिडेंशियल है और इसको नहीं एक्सेप्टेबल किया जा सकेगा कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा भी। The law specify penalty for both public and census official for non-compliance और वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और ये जो लॉ है ये स्पेसिफाई करता है पेनल्टी का बात कहा है दोनों ही पब्लिक और सेंसस ऑफिशियल के लिए अगर वो नन कंपाइल करते हैं वो वायलेट करते हैं इसके प्रोविजन को एक्ट का। तो क्या इंपॉर्टेंस है सिग्निफिकेंस है सेंसस का, तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जो इंडियन सेंसस है ये लार्जेस्ट सिंगल सोर्स है वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल को लेकर भारत में। जो रिसर्चर और डेमोग्राफर है वो यूज करते हैं सेंसस डाटा को एनालाइज करने के लिए ग्रोथ को और ट्रेंड को पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन को। गुड गवर्नेंस जो सेंसस है ये गुड गवर्नेंस में मदद करता है। जो डाटा जिसको कि कलेक्ट किया जाता है सेंसस के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्लानिंग और पॉलिसी बनाने के लिए साथ साथ मैनेज करने के लिए और इवेलुएट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम को गवर्नमेंट का। डिमार्केशन ये डिमार्केट करने में भी मदद करता है। तो जो सेंसस डाटा है इसका उपयोग किया जाता है डिमार्केट करने में कंस्टिट्यूएंसी को एलोकेट करने में रिप्रेजेंटेशन को पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडीज के लिए। बेटर एक्सेस फॉर बिजनेस सेंसस के माध्यम से बेटर एक्सेस किया जा सकता है बिजनेस के लिए। जो सेंसस डाटा है ये इंपॉर्टेंट बिजनेस हाउस है इंडस्ट्रीज के लिए भी। ये मजबूत करता है प्लान करने में बिजनेस को ताकि वो और ज्यादा पेनिट्रेट कर सके एरिया पे जो अनकवर रह गए हैं। गिविंग ग्रांट ये ग्रांट देने में भी मदद करता है। तो फाइनेंशियल कमीशन वो प्रोवाइड करता है ग्रांट को वैसे स्टेट को जहां पर पॉपुलेशन फिगर जो है सेंसस के डाटा से अवेलेबल हो। 15 सेंसस जो हुआ था 2011 का उसके बारे में हम जान ले। तो जो 2011 का सेंसस था इसमें एक सिग्निफिकेंट गिरावट देखा गया था। ईएजी स्टेट इंपावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट यूपी उत्तराखंड बिहार झारखंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान एंड ओडिशा पे जो कि पहली बार नोटिस किया गया था। जो 16 सेंसस था 2021 का जिसको कि पोस्टपोन कर दिया गया। ये पहला डिजिटल सेंसस आपका होगा जिसमें बहुत सारे प्रोविजन होंगे सेल्फ एनुमरेशन के। ये पहली बार होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है हाउस होल्ड हेडेड बाय ए पर्सन फ्रॉम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का होगा और जो मेंबर रह रहे होंगे फैमिली में उसको भी कलेक्ट किया जाएगा। इसके पहले जो कॉलम था वो मेल और फीमेल का ही सिर्फ था। हाउ इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम सेंसस। तो फिर ये जो एनपीआर है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री कैसे अलग हो गया सेंसस से। तो जो ऑब्जेक्टिव है एनपीआर का कि क्रिएट किया जाए एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डाटाबेस को हर एक यूजुअल रेसिडेंट का कंट्री पे और ये मैंडेटरी है हर एक यूजुअल रेसिडेंट के लिए भारत के कि वो रजिस्टर करे एनपीआर में। लेकिन सिमिलर डाटा को कलेक्ट किया जाता है सेंसस में सेक्शन 15 ऑफ सेंसस एक्ट 1948 के माध्यम से। जो इंडिविजुअल लेवल इंफॉर्मेशन जिसको कलेक्ट किया जाता है सेंसस में वो कॉन्फिडेंशियल है और सिर्फ एग्रीगेट डाटा जो है उसी को रिलीज किया जाता है वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के द्वारा। इस कारण एनपीआर की बात कही गई है। एनपीआर को पहली बार कंपाइल किया गया था 2010 में उसके बाद अपडेट किया गया था 2015 में और इसके पास पहले से ही डाटाबेस है 119 करोड़ रेसिडेंट का। मतलब जो एनपीआर है जिसका विरोध किया जा रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है 2010 में भी किया गया था। Who is a usual resident? यूजुअल रेसिडेंट होते कौन है। तो यूजुअल रेसिडेंट इज डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ एनपीआर एज ए पर्सन हु इज रेसिडेंट इन ए लोकल एरिया फॉर द पास्ट 6 months और मोर और ए पर्सन हु इंटेंड टू रिसाइड इन दैट एरिया फॉर द नेक्स्ट 6 months और मोर। जो यूजुअल रेसिडेंट होते हैं उसको डिफाइन किया जाता है इस पर्पज के लिए एनपीआर में तो वो वैसे पर्सन होते हैं जो रिसाइड कर रहे होते हैं एक लोकल एरिया में 5-6 months है व उससे अधिक से या उनका इंटेंशन होता है कि वो रिसाइड करेंगे उस एरिया पे नेक्स्ट 6 months और उससे अधिक के लिए तो उसी को यूजुअल रेसिडेंट कहा जाएगा। क्रिटिसिज्म क्या है एनपीआर को लेके। बहुत सारा जो अपोजिशन रूल स्टेट है वो अपोज कर रहे हैं अपडेशन को एनपीआर का क्योंकि उनका मानना है इसका लिंक है प्रपोज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से। जबकि एनपीआर आपका अभी नहीं 2010 में ही किया गया था 2015 में अपडेट भी किया गया था आप देख रहे हैं। तो ये जो अपोजिशन का किया जा रहा है अपोज किया जा रहा है इसका ये गलत है कोई बेसिस इसका नहीं है। और जो सिटीजनशिप रूल है जिसको फ्रेम किया गया था 2003 पे एनपीआर जो था वो पहला स्टेप था कंपाइल करने के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन एनआरसी के लिए।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन। तो हम जानेंगे भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। द फर्स्ट ट्रेन टू बी ऑपरेटेड बिटवीन कोयम्बटूर एंड शिरडी बाय ए प्राइवेट ऑपरेटर अंडर द भारत गौरव स्कीम ऑफ द इंडियन रेलवे। जो भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन है, ये पहला ट्रेन है जो कि ऑपरेट करेगा कोयम्बटूर और शिरडी के बीच में प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा भारत गौरव स्कीम के अंतर्गत इंडियन रेलवे का। ये प्राइवेट ऑपरेटर ट्रेन होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहां से कहां के लिए? तो कोयम्बटूर से शिरडी के लिए है। इसका मकसद क्या है? तो शोकास करना इंडिया के कल्चर हेरिटेज को और मैग्निफिसेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस को पीपल के लिए, कंट्री का और वर्ल्ड के लिए इस ट्रेन के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा इंटरप्रेन्योर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोडावा। तो हम जानेंगे कोडावा के बारे में। कोडावा आर ए यूनिक रेस ऑफ पीपल हु लिव इन कोडागु, कुर्ग एट द ब्रिटिश कॉल्ड इट इन कर्नाटका। वेरी लिटिल इज नोन अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस कम्युनिटी ऑफ वेरियर हु हैड लिव्ड ऑन द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। जो कोडावा है ये एक यूनिक रेस है पीपल का जो कि रहते हैं आपका कोडागु रीजन पे, जिसको कि कुर्ग रीजन के तौर पे भी हम जानते थे, ब्रिटिश इसको कुर्ग बुलाते थे। ये कर्नाटका में पड़ता है। बहुत कम इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इसके ओरिजिन को लेकर, इस कम्युनिटी के बहुत जो रहते थे कहां पे, तो स्लोप्स में वेस्टर्न घाट के। They are unique and excel in sport as well as armed forces. For many years, Kodavas have been cultivating field, maintaining cattle and carrying arms for war. ये जो है एक यूनिक है और एक्सेल करता है स्पोर्ट्स में, साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस में। कोडावा कम्युनिटी बहुत सालों से जो कोडावा है वो कल्टीवेट कर रहे हैं, फील्ड को मेंटेन कर रहे हैं, कैटल को और कैरी कर रहे हैं आर्म्स को वॉर के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.